कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट, इट इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। इसमें सबसे पहले अगर आपने ये पूरी टेबल ठीक से कर ली ना, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मॉड्यूल के या कोई प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी या क्वेश्चन पेपर कहीं भी आया हो। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रोस रिसीट फ्रॉम हॉस्पिटल या स्कूल या जो भी आपका है उसमें जो भी ग्रोस रिसीट आ रही टोटल हम ये डाल लेंगे। उसके बाद कैपिटल गेन वो डाल देंगे, सेल माइनस कॉस्ट होता है। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, आईएफओएस, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट होगी, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट, कॉर्पस जो होता है गवर्नमेंट ग्रांट वो तो होगी नील, और जो नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट होगा वो हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि बिजनेस इनकम प्रोवाइडेड बिजनेस इज इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव एंड सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड। अगर बिजनेस इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव है और सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रखी है तो इनकम इंक्लूड होगी, अदरवाइज इनकम इंक्लूड नहीं होगी। और इसकी तो ये कि कंडीशन है कि अगर बुक्स मेंटेन नहीं कर रही है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। अब फीस या इनकम नॉट रियलाइज्ड कि कोई पैसा मिला नहीं, तो अगर वो एक्रूअल सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आ गया डोनेशन, जो मेन चीज़ है इसमें इनकम में। डोनेशन कॉर्पस है तो उसको 11 क्लोज 5 में जो सेफ इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं उसमें हमको ऐड अगर हमने डाल रखा है तो हम उसको नील कंसिडर करेंगे कि उसको इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे। डोनेशन अगर नॉर्मल या वॉलंटरी है तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ये जो सारी इनकम है ये एग्जाम्शन के अंडर आएंगी, मतलब एग्जाम्शन मिल जाएगी इनमें से 15% की। ठीक है, अब जो डोनेशन एनोनिमस डोनेशन होता है उसका क्या होगा कि अगर फुल्ली होली रिलीजियस ट्रस्ट के लिए मिला हो, जैसे टेम्पल वगैरह के लिए, तो नील होगा। ठीक है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और 115BBC में भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। फिर जो चैरिटेबल या एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए मिला है तो उसको हम 5% ऑफ टोटल डोनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर वो कंसिडर कर लेंगे फॉर द एग्जाम्पशन पर्पज एंड अदरवाइज ट्रीट एज नॉर्मल, कि इन दोनों के अलावा कोई भी एनोनिमस डोनेशन और मिल रहा है तो उसको हम नॉर्मल में ले लेंगे। डोनेशन कॉर्पस होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉर्मल होगा तो इंक्लूड कर लेंगे, एनोनिमस रिलीजियस पर्पज के लिए तो इंक्लूड नहीं करेंगे, चैरिटेबल या एजुकेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच हायर उसको इंक्लूड कर लेंगे। टोटल डोनेशन मतलब नॉर्मल, कॉर्पस और एनोनिमस को मिला के, और अदरवाइज ट्रीट एज नॉर्मल। ओके, अब इन सबको टोटल करके उनमें से 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देनी है। अब उसमें से ये सब एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर कौन से? अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज इन इंडिया माइनस डीम्ड इनकम नोट रिसीव्ड या डिक्लेरेशन और रिसीव्ड इन लास्ट डेज, कि जो प्रीवियस ईयर में हमको इनकम मिली नहीं और हमने डिक्लेरेशन फाइल की है कि ये नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, और जब हमको मिलेगी तब हम अपना एक्सपेंडिचर इनकम कर देंगे। तो वो डिक्लेरेशन फाइल की हुई है, या तो फिर हमको लास्ट डेज में मिले कि हम अप्लाई नहीं कर पाए तो, और हमने डिक्लेरेशन फाइल कर दी, तो इस इनकम को हम यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, और इनकम एक्यूमुलेटेड या सेट अपार्ट, कि अगर हम कोई इनकम एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि भाई हम फ्यूचर में इसको यूज़ करेंगे और उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, और 11 क्लोज 2 में हमने डिपॉजिट कर रखा है वो अमाउंट, तो भी हम उसको हटा देंगे। ठीक है, माइनस डोनेशन टू अदर ट्रस्ट, अगर हमने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दिया है कॉर्पस के लिए उसके इंस्टीट्यूशन के, तो ये एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। और हमने अदरवाइज उसको किसी और इंस्टीट्यूशन को, ट्रस्ट को डोनेशन दिया है तो उसका 85% अलाउड होगा। फिर अमाउंट अप्लाइड फ्रॉम कॉर्पस, अगर हमने अपने कॉर्पस में से डोनेशन दिया है तो वो भी अलाउड नहीं होगा। अगर हमने किसी को उसके कॉर्पस के लिए डोनेशन दिया है तो भी अलाउड नहीं होगा। हमने अपने कॉर्पस में से डोनेशन दिया तो वो भी अलाउड नहीं होगा। देन एक्सेस एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल में एक्सेस एक्सपेंस ओवर इनकम, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, इस साल में अलाउड नहीं होगा। अमाउंट अप्लाइड, अगर हाँ अब इसमें 40A आई है और 40A3 वाले प्रोविजन आ गए कि अगर पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कैश में किया तो वो भी अलाउड नहीं होगी। और अगर हमने एक्सपेंस पे नहीं किया, अमाउंट पेबल ट्रीटेड एज अप्लाइड ओनली ऑन पेड बेसिस वेदर कैश सिस्टम फॉलोड एक्रूअल, की अमाउंट पेड बेसिस पे ही अलाउड होगा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमने कोई लैंड बिल्डिंग परचेज की है तो उसकी स्टैंडर्ड वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, परचेज वैल्यू प्राइस कंसिडर होगा। ठीक है, माइनस एसेट परचेज्ड, इफ कॉस्ट टेकन एज अप्लाइड डेप्रिसिएशन नोट टू बी कंसिडर, अगर हमने कॉस्ट एक्सपेंस के तौर पे ले लिया है तो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा उसका। ठीक है, माइनस अमाउंट अप्लाइड बट TDS नॉट डिडक्टेड, ये 40A3 वाला आ गया कि अगर TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, अगर हमने कोई भी लोन लिया है कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए तो उस लोन में का जब हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया है तब वो अलाउ नहीं होगा, लेकिन जब हम उस लोन की रीपेमेंट करें हैं तब वो अमाउंट अलाउ होगा।
एसेट ट्रांसफर्ड एंड यूज प्रोसीड्स टू परचेज अदर एसेट्स, कि जैसे ऊपर हमने कैपिटल गेन आया था हमारा सेल माइनस कॉस्ट, हमने जो न्यू एसेट लिया है तो न्यू एसेट की कॉस्ट माइनस के ओल्ड एसेट की कॉस्ट जो होगी वो हमारी यहाँ अप्लाइड इनकम कंसिडर होगी। जैसे ट्रांसफर एंड यूज प्रोसीड्स टू परचेज अदर एसेट्स, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट वो यहाँ आ जाएगी, कैपिटल गेन यहाँ आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम आ गई। अब ये जो इनकम है सेलिब्रेट के हिसाब से, अब जो ऊपर हमने एनोनिमस डोनेशन निकाला था यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, टोटल डोनेशन माइनस का जो ये अमाउंट घट गया इसमें से एनोनिमस डोनेशन का, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, ये 115 बीबीसी में टैक्सेबल होगा एट द रेट 30%। ठीक है, और जो डीम्ड इनकम आई अंडर सेक्शन 115 बीबीआई में, ये 115 बीबीसी था, बीबीआई में कौन सी आई, ये कॉर्पस डोनेशन है अदर फंड्स नॉट डिपॉजिटेड इन 11 क्लोज 5 मोड्स, कॉर्पोरेट डोनेशन में सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया। डीम्ड इनकम जो हमने कहा था कि अगले साल में मिलेगी और अगले साल में इन्वेस्ट कर देंगे और हमने इन्वेस्ट नहीं की, या तो फिर हम जो लास्ट कुछ दिनों में मिली थी और हमने कहा था अगले साल में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन हमने इन्वेस्ट नहीं की। इनकम यूज फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटेड पर्सनस, कि हमने अपने पर्सनस के लिए, जो रिलेटेड पर्सन है उनके लिए अमाउंट यूज़ किया है। इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया, अब जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया है ना ये, तो वो कंसिडर होगा, लेकिन आउटसाइड इंडिया वाला कंसिडर नहीं होगा। ओके, तो ये टोटल इनकम आ गई। तो अब ये सारी ग्रोस रिसीट्स हो गई, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दी, उसमें से फिर हमने सारे एक्सपेंस घटा दिए। ठीक है, अब एंड में जाके हमने निकाला कि टोटल इनकम आ गई विच इज़ ऑन सेलिब्रेट, एनोनिमस डोनेशन विच इज़ एट 30% 115 बीबीसी, और डीम्ड इनकम 115 बीबीआई एट द रेट 30%। ओके, अब इस पे हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। अब जो ए है ये है स्लैब के हिसाब से, तो इस पर स्लैब रेट लगा देंगे 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाली लिमिट, 5, 10, 20%, 30% जो भी रेट होते हैं, और जो ये है इस पर 30%, इस पर भी 30%, जो टोटल आ गया उसमें प्लस HEC कर देंगे, टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, जैसे कंडीशनल फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 की जो भी एग्जम्पशन है ये हमको कब मिलेगी, शैल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB इफ टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन books and documents shall be maintained and audit report shall be furnished और ROI to be filed up to due date। next is मीनिंग ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है कि रिलीफ ऑफ पुअर, योगा, प्रिजर्वेशन एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, नॉट ट्रीटेड एज चैरिटेबल इफ एग्रीगेट रिसीट फ्रॉम जनरल पब्लिक यूटिलिटीज मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीट्स, नो एग्जामिशन बिटवीन बट नो नीड टू कैंसल रजिस्ट्रेशन बट इंस्टीट्यूशन लॉस इट्स चैरिटेबल स्टेटस। अब क्या चीज़ है कि हम कैलकुलेशन स्पेसिफिक केसेस करेंगे कि भाई जब हमारा जो ये इनकम है 20% से ऊपर चली गई, या तो जो टोटल इनकम है इज मोर देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, ठीक है, लेकिन वो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहा, या तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर कर रहा, या तो ROI टाइमली फर्निश नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारी जो ग्रोस रिसीट्स है टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होंगे, तो ग्रोस रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसमें हम ये चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सपेंस फ्रॉम कॉर्पस, फ्रॉम लोन और बोरोइंग, एक्सपेंस फ्रॉम लोन और बोरोइंग, डोनेशन टू एनी पर्सन और सेट ऑफ एनी लॉसेज। ठीक है, अभी हो गया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया रजिस्ट्रेशन वाला। रजिस्ट्रेशन हम चैरिटेबल ट्रस्ट का कब कराएंगे कि जब हमको रजिस्ट्रेशन लेना है उससे 1 महीने पहले, प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से 1 महीने पहले हम एप्लीकेशन डालेंगे, और 1 महीने कि जिस महीने में एप्लीकेशन डाली है उसके एंड के 1 महीने के अंदर अंदर हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा पहले 3 साल के लिए विदाउट इंक्वायरी। अब जब हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसके 6 महीने के अंदर अंदर, या तो जब हमारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड होने वाला है उससे 6 महीने से पहले तक, विच एवर इज अर्लियर, हमको फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालनी है। और जो ऑफिसर है वो 6 महीने, जब हमने एप्लीकेशन डाली उसके 6 महीने के अंदर अंदर हमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा विद इंक्वायरीज। अगर कोई नेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ले लेगा, और कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन उसकी कुछ कंडीशन है वो आप देख लेना। तो बस ये आपका चैरिटेबल चैप्टर हो गया। अगर आपको डिजिटल एश्योरेंस की रिवीजन करनी है 15 मिनट में तो उसकी वीडियो डली हुई है, और जो ESG एमर्जिंग एरियाज है ऑडिट का तो उसकी भी रिवीजन डली हुई है, उसकी आप रिवीजन टोटल 10 मिनट में कर सकते हैं। थैंक यू।